नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आत्मकथ्य, एक आत्मकथा रूपी कविता जो कि छायावादी प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और यह क्षितिज भाग 2 में संकलित है। आत्मकथ्य कविता एक ऐसी कविता है जो कि 1932 में हंस नामक पत्रिका में संपादित और प्रकाशित हुई, जो कि पत्रिका मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित की गई थी। इस पत्रिका में एक बार आत्मकथा विशेषांक निकालने की चर्चा हुई और सभी साथियों के कहने पर जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा, यद्यपि उन्होंने मना कर दिया था, परंतु फिर भी इस कविता रूपी आत्मकथा को उन्होंने लिखा। वो कहते हैं कि अपने जीवन की सच्चाई को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, कोई बड़ा कवि नहीं हूं। लोगों की महानता है कि जो मुझे बड़ा बनाने और मानने का प्रयास करते हैं। मैं एक सामान्य कवि हूं, सामान्य व्यक्ति हूं। अपनी इस छोटे से जीवनी में वो अपना वर्णन बताते हैं, अपनी आत्मकथा का चित्रण करते हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे आत्मकथ्य कविता की व्याख्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, इसका पूर्ण रूप से विवेचन करेंगे। और किस में करेंगे? हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इन दी वर्ल्ड पर हम इसका विवेचन करने वाले हैं। आइए चलते हैं व्याख्या की ओर। आत्मकथ्य, इसका पाठ करते हैं। मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। मधुप भंवरा गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी। यानी कि इस कविता के प्रसंग की यदि बात करें तो सबसे पहले हम बता दें, यह प्रसंग पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य से ली गई ये पंक्तियां हैं। और इस आत्मकथ्य पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद स्वयं अपने जीवन के सुख दुखों का विवरण और वर्णन करने वाले हैं। जैसे कि बताया मैंने भूमिका के रूप में कि आत्मकथा लिखने की चर्चा और परामर्श जब दिया गया तो स्वयं जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा कविता रूप में लिखने का प्रयास किया। और वो कहते हैं कि मेरे जो जीवन में मन रूपी जो भंवरा है वो मन रूपी है। ये मन रूपी भंवरा न जाने किस किस प्रकार की कितनी कहानी प्रतिदिन कहता रहता है। यदि मैं अपने जीवन की पूर्ण सच्चाई को व्यक्त करने का प्रयास करूं तो मेरा मन रूपी भंवरा न जाने कौन कौन सी कहानी मुझे कहने वाला है, सुनाने वाला है। मेरा जो मन रूपी भंवरा है निरंतर गुंजार करके अपने जीवन की कौन कौन सी कहानी कह जाता है, इस बारे में मुझे भी स्वयं को विज्ञात नहीं है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहते हैं यदि मैं अपने जीवन की उन समस्त कहानियों का विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास करूं तो मैं कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मैं जीवन के उस पड़ाव काल की ओर हूं तो मेरे जीवन की न जाने कितनी ऐसी मुरझाई हुई पत्तियां हैं, मेरे मन के विचार, मेरी भावनाएं हैं, जिनकी पूर्ण अभिव्यक्ति मैं अभी तक नहीं कर पाया हूं। आज धीरे धीरे करके वो सारे जीवन की सारी जो पत्तियां हैं एक एक करके सब धीरे धीरे करके मुरझा करके अब गिर रही हैं। कहने का अभिप्राय कवि बताना चाहते हैं कि मैंने जीवन में न जाने कितने दुख भोगे हैं, सहन किया, उन दुखों को, कष्टों को भोगा है, निराशाओं का मैंने सामना किया है और मेरे जीवन के कोई भी स्वप्न जो अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं, इसलिए मेरे मन रूपी भंवरे को मैं कहां तक समझाऊं, न जाने वो कौन कौन सी कहानी कहने वाला है। आगे कवि कहते हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनंत माने जिसका कोई और छोर नहीं हो, नीलिमा नीला आसमान, असंख्य बहुत अधिक मात्रा में कोई जिसकी गणना न हो सके, जीवन इतिहास। कवि कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने जीवन की अभिलाषाओं को त्यागने का प्रयास करे और वह इस अनंत नीलिमा के अंदर, इस गहरे और विस्तृत आकाश में जो कि नीले रंग का दिखाई पड़ता है, इसमें न जाने कितने लेखकों के, कितने लोगों के जीवन इतिहास भरे पड़े हैं, जिनकी गणना अभी तक संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन की गणना भी कुछ ऐसी ही है। यदि मैं संपूर्ण इस नीले आकाश में फैले हुए असंख्य इतिहास की बात करूं तो मैं कह ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा मन रूपी भंवरा न जाने किस किस की बात कह देगा। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कवि इस पंक्ति में बताना चाहते हैं कि यदि
बहुत ऐसे अनेक लेखक हैं जो अपने जीवन की आत्मकथा लिखने का प्रयास करते हैं। वो व्यक्ति अपने जीवन की सच्चाई को व्यक्त नहीं करते, अपितु ऐसे बहुत से ऐसे प्रसंग होते हैं जो उनके जीवन में व्यंग्य और मलिन हंसी के पात्र वो बने होते हैं, उन सब का ही वर्णन वो करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि कई बार वाहवाही लूटने के लिए बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी आत्मकथा, साहित्यकार जो है अपनी आत्मकथा लिखते हैं, परंतु अपनी आत्मकथा में वो सत्य के अनुरूप कोई विशेष बातें नहीं कह पाते, अपितु व्यंग्य से भरे पूर्ण उपहास उनमें अधिक होता है, क्योंकि वो अपने आप को अधिक पाक साफ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ मनचित्त वाला कहने का प्रयास करते हैं। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन के यथार्थ को अभिव्यक्त करने का प्रयास करे तब तो आत्मकथा लिखने का कुछ औचित्य है, कुछ सार्थकता है। अन्यथा व्यक्ति अपने जीवन के उन रहस्यों को छुपा ले जो वास्तव में मलिन है, जिन पर व्यंग्य कटाक्ष किया जा सकता है या जो हंसी के पात्र बन सकते हैं, परंतु व्यक्ति अर्थात साहित्यकार कई बार उन चीजों में अपने आप को छुपा लेता, अपनी बात पूर्ण रूप से नहीं कह पाता है। आगे पढ़ें। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यानी कि कवि बताना चाहते हैं कि यदि मैं अपने जीवन की वास्तविकता को यदि अपनी आत्मकथा में कहने का प्रयास करूं भी, यदि आप लोग मुझे कह रहे हैं और मैं करूं भी ऐसा प्रयास कि अपने जीवन की यथार्थता और सच्चाई को अभिव्यक्त करने का प्रयास करूं, तब आप निश्चित रूप से मान लो कि मेरी आत्मकथा में तुम्हें कोई विशेष वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन की दुर्बलताओं को और अपने आप बीतियों का वर्णन करने वाला हूं। उसमें कोई विशेष प्रकार के विशेषण लगा करके अभिव्यक्ति पक्ष को मजबूत करते हुए मैं कोई नई बात कहने वाला नहीं हूं, अपितु तो अपने जीवन की जो दुर्बलताएं हैं, जो कठिनाइयां मैंने भोगी हैं, जो कष्ट मैंने भोगे हैं, जो अपनी आप बीती है, उस सब का चित्रण मैं करूंगा। फिर कहते हैं तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कवि कहते हैं कि तुम ऐसा सोचो कवि कि ये मेरे जीवन की जो स्थिति है उन सबको तुम सुनना चाहते हो, मेरे जीवन की जो सुखों की बातें तुम सुनना चाहते हो, परंतु तुम मेरे जीवन के सुखों को सुनकर के भी तुम क्या है दुखी प्राप्त करोगे, और यह प्राप्त करोगे कि मेरे जो गागर है, मेरे जो जीवन रहस्य वो क्या है खालीपन रीति है, खालीपन, उसमें कोई विशेष चीज उपलब्ध नहीं है। तुम इस बात को जरूर महसूस करोगे यदि मैंने आत्मकथा में अपने जीवन की सच्चाइयों को वर्णन कर दिया, अपनी दुर्बलताओं, अपने आप बीते का चित्रण कर दिया, वर्णन कर दिया, तो अब निश्चित रूप से इस प्रकार से प्राप्त करोगे, यह पढ़ोगे, यह पाओगे कि मेरे जिंदगी में कभी मैंने सुख प्राप्त करने का प्रयास नहीं। कवि यहां पर यह भी बताने का प्रयास करना चाहता है, यदि मान लीजिए मैंने अपनी जिंदगी के विशेष चित्रण कर दिए, तो कहीं मेरे जीवन के रितेपन को देखकर, खालीपन को देखकर तुम स्वयं अपने आप को कभी कष्ट में न महसूस करो, अर्थात तुम कहीं अपने आप को ही अपने आप को तुम क्या है मेरे कष्टों का हम भी भरते हुए नजर आओ, अर्थात तुम स्वयं कभी अपने आप को जिम्मेदार समझने लग जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम स्वयं ये मानो कि लेखक को जो कष्ट भोगने पड़े हैं वो कहीं हम सब के कारण ही नहीं है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरे रस ले अपनी भरने वाले। कवि यहां पर स्पष्ट बताना चाहते हैं कि यदि मैंने अपने जीवन की आत्मकथा, अपने जीवन की सच्चाई और कहानी को अपनी आत्मकथा में कह दिया, सुना दिया, लिख दिया, तो तुम कहीं अपने आप को ही मेरे जीवन के रहस्य को उलझाने वाले, मेरे जीवन को खाली करने वाले, अपने आप को स्वयं तुम जिम्मेदार मानने का प्रयास न करने लगो। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम स्वयं मेरा मजाक उड़ाकर अपने जीवन के सुखों को, अपने जीवन के अंदर सुख भरने का प्रयास आप करना चाहते हो, कहीं ऐसा तो आप नहीं सोचने वाले हैं, अर्थात कहीं ऐसा तो प्रतीत नहीं होगा कि आप मेरे भोलेपन की आप लोग हंसी उड़ाएंगे, कहीं मुझे इस प्रकार से प्रतीत होने न लग जाए। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन की किसी भी सच्चाई को छुपाने का प्रयास नहीं कर सकता। यदि मैंने अपनी अभिव्यक्ति में सच्चाई उत्पन्न करने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं आप स्वयं अपने आप को दुखी अनुभव करेंगे, जिम्मेदार महसूस करेंगे। अब हमने अभी तक यहाँ पर 8 लाइन लगभग पढ़ी हैं, और 8 लाइनों की व्याख्या के आधार पर हम इसकी काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य की बात कर लें तो हम आपको बता दें कि यहाँ तक कि पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार सुंदर प्रयोग हुआ है, वर्णनात्मक और मनोविश्लेषणात्मक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है,
और कहीं कहीं पर मुहावरे, हंसी उड़ाना जो यहाँ पर आया है, एक यहाँ हंसी उड़ाना मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं वक्रोक्ति अलंकार, क्योंकि उसमें हम कटाक्ष भी करते चलते हैं, वक्रोक्ति अलंकार यहाँ पर हम समझ सकते हैं, क्योंकि वह कहना चाहते हैं कि तुम अपने आप को यदि इस प्रकार से समझोगे कि कहीं तुम अपने आप को जिम्मेदार समझो, इसलिए तुम यहाँ पर उनको पर व्यंग्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ संबोधनात्मक शैली और भावात्मक शैली का भी चित्रण है। अब आगे पढ़ेंगे। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब देखिए यहाँ पर इन 4 पंक्तियों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने जीवन की चित्रण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आत्म कथा वो लिखने का प्रयास कर ही रहे हैं उन सभी साथियों के कहने के पश्चात। तो कहते हैं कि यह विडंबना अरि सरलते, अरि यहाँ संबोधन चिन्ह है, जैसे किसी को संबोधित कर रहे हैं। और संबोधित किसको कर रहे हैं? अपने स्वभाव की सरलता को। कभी कहते हैं कि हे मेरे स्वभाव की सरलता, यदि मैं जीवन में स्पष्ट रूप से कुछ कहने का प्रयास करूं या तेरी हंसी उड़ाऊं, यह मेरे लिए क्या है? बहुत बड़ी विडंबना है। कभी कहते हैं अपनी सरलता को, अपने स्वभाव की सरलता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरी स्वभाव की सरलता, मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकता हूं? अर्थात मुझ में ऐसा कहां सामर्थ्य है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने का प्रयास कर सकूं। अर्थात मेरे अंदर ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा सकूं। फिर कहते हैं कि भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। फिर कहते हैं कि मेरा ये दुर्भाग्य होगा यदि मैंने इस प्रकार से करने का प्रयास किया। अर्थात मैं इस तथ्य को भली भांति स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में जो सरलता है, जो स्वाभाविक सरलता है, उसने न जाने कितने कष्ट भोगने का प्रयास किया, और उन सभी कष्टों को, दुखों को मैं किसी और को दिखलाने का प्रयास कैसे कर सकता हूं। कवि यहां पर यह बताना चाहते हैं यदि उसने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन की सच्चाइयों का वर्णन करना आरंभ कर दिया तो उन्हें जीवन के वो कष्ट, वो दुख भी लिखने होंगे जिनके द्वारा उन्होंने लोगों से प्रवंचना को शिकार हुआ, जिनके उन्होंने बहुत अधिक धोखे खाए हैं। उन धोखा देने वाले व्यक्तियों का चित्रण भी उसमें करना होगा, क्योंकि आत्मकथा लिखने का प्रयास करने पर उन्हें जीवन की समस्त सच्चाइयों का वर्णन करना होगा। इसलिए कवि कहते हैं भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, ये मैं अपने जीवन के सारे कष्टों को, दुखों को, या जिनसे मैंने धोखा खाया है उन सब को मैं भूल जाऊं, या अपने जीवन की जितना लोगों की मैं प्रवंचना का शिकार हुआ हूं, धोखे का शिकार हुआ हूं, उन सभी को मैं दिखला दूं, उन सब के बारे में मैं बतला दूं। अर्थात कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी आत्मकथा में ऐसे लोगों का चित्रण करता चला जाऊं कि जो लोग अभी तक छिपे हुए हैं, या जो लोग अपने आप को बड़े स्वस्थ चित्त वाले महसूस करते हैं, कहीं उनकी किसी प्रकार से हानि न हो जाए। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा में किसी प्रकार का झूठ दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहता। आगे देखिएगा। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि कहते हैं यदि मैं आत्मकथा लिखने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ूं और आत्मकथा लिखना आरंभ करूं तो अपने जीवन के उन रहस्यों को, जो मधुर चांदनी रातों की, अर्थात जीवन के अंदर सुख भोगने वाले उस सुखद क्षणों की कहानी मैं कैसे उन दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता हूं, बता सकता हूं। देखिए कवि यहां पर बताना चाहते हैं कि आत्मकथा लिखते समय आत्मकथा लेखक को जहां एक तरफ सुख की बातें जो उसके जीवन में आए हैं और एक तरफ दुख की बातें जो दुख उसके जीवन में आए, उन सभी का चित्रण उसे करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के रहस्य ही क्यों ना हो। तो कवि यहां पर बताना चाहते हैं यदि मैं एक तरफ यदि दुखों का ही वर्णन करता चला जाऊं आत्मकथा में तो उचित नहीं होगा, और यदि मैं अपने जीवन के उन सुखद क्षणों की बातें, जो मधुर चांदनी रातों में अनेक तरह के सुख मुझे भोगने को मिले हैं, उन सुखद क्षणों की कहानी मैं कैसे दूसरे लोगों को बता सकता हूं। अर्थात मैं अपने जीवन की उस रहस्य या उस गाथा को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा सकता। अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों को, और कभी कहते हैं कि मैंने जिंदगी में, अपने जीवन में जो थोड़े बहुत सुख भोगे हैं, उन सुखद क्षणों का वर्णन, जहां पर खिल खिलाकर मैंने सुख के स्वप्न अपने अपने सगे संबंधियों के साथ व्यतीत और संगे साथियों के साथ व्यतीत करने का प्रयास किया, और जिन बातों के आधार पर भविष्य मेरा निर्भर करता है, उस भविष्य की कुछ बातों पर लोग हंसने लग जाते हैं,
और जो मैंने अपने जीवन में स्वप्न सुखद प्राप्त किए उनकी बातों में कैसे अभिव्यक्त कर सकता हूं, कैसे लोगों को मैं समझा सकता हूं, दिखा सकता हूं। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कहते कई बार मेरे जीवन में ऐसा भी घटित हुआ है कि जो रात के समय सोते समय मुझे जो सुंदर स्वप्न, जो बहुत अधिक सुंदर सपने आते थे, उन सपनों को मैं सुंदर रूप से भोग रहा था, परंतु अचानक जैसे मैंने आंखें खोली तब मैंने पाया कि कुछ मेरे जीवन में नहीं है। ऐसे चित्रण मैं कहां तक और कैसे कर पाऊंगा। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, और ठीक इसी प्रकार से जिनको मैं एक तरह से अपने दिल से, अपने छाती से लगाना चाहता, आलिंगनबद्ध होना चाहता था, वो क्षण मेरी जिंदगी में आते आते मुस्कुराकर दूर से ही मुझसे छूट के, मुझसे दूर से ही चले गए। उन चीजों का वर्णन भी मैं किस प्रकार कर सकता हूं। अर्थात इन 4 लाइनों में कवि बताना चाहते हैं कि जो मधुर चांदनी रातें उनके जीवन में आई, वो सुंदर कहानी जो उसके निजी जीवन से जुड़ी हुई है, उनका वर्णन वो किस प्रकार से लोगों तक पहुंचा सकता है। अर्थात वो प्रेम की अनुभूतियां हैं जो अब उसने अपने प्रिय के साथ जीवन जिया है, उन सब का वर्णन कैसे वो लोगों के सामने बता सकता है, क्योंकि लोग उनको देख करके क्या है, हंसेंगे, मजाक उड़ाने का प्रयास भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार व्यक्ति ऐसा भी नहीं करना चाहता कि वो अपने जीवन की सच्चाई को व्यक्त करे, परंतु लोग सुनने वाले और देखने वाले और श्रोता के रूप में जो उपस्थित होते हैं या देख रहे होते हैं, वो उसका कई बार मजाक बना लेते हैं। इसलिए कवि कहते हैं उन सब का चित्रण करने का इच्छा भी मेरे मन में नहीं है। फिर कहते हैं मिला कहां वह सुख जिनका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कहते हैं जिन सुखों की कल्पना मैं करता था, जिन सुखों को मैं भोगना चाहता था, जिन सुखों के लिए मैंने जीवन में कभी कल्पना की थी, वैसा जीवन कभी मैं जी ही नहीं पाया, क्योंकि वो स्वप्न थे और आलिंगन में, मेरे बाहों पास में या भुजाओं के बंधन में आने से पहले ही वो सुखद क्षण मुझसे दूर चले जाते थे। मुझसे दूर कैसे? मुस्कुराकर दूर चले जाते थे। अर्थात मुझे उन सुखों की अनुभूति कभी हो ही नहीं पाई। इन पंक्तियों में कवि अपने दुखद क्षणों की बात भी करते हैं, वो सुखद क्षणों को छुपाने की बात कहते हैं, परंतु यहाँ पर संकेत करने का प्रयास कर रहे हैं कवि। जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथा में तो सभी चीज का वर्णन करना होता है, परंतु मैं किस प्रकार से अपनी निजी अनुभूतियों को व्यक्त कर सकता हूं। कुछ लोग उसका मजाक भी कहीं बना लें, इसलिए वो अपनी बातें नहीं बताना चाहते। इन 4 पंक्तियों में भी प्रतीकात्मकता है, और आते आते शब्द हम जो देख रहे हैं यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी प्रकार खिला खिला शब्द भी, खिल खिला शब्द में भी अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर देखेंगे आप, इस तरह भाषा सहज सरल है, परंतु तत्सम शब्दों की अधिकता भी है, और संबोधनात्मक और प्रतीकात्मक शैली का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या क्यों मेरी कंथा की। इन 4 लाइनों में बहुत सुंदर अभिव्यक्ति कवि जयशंकर प्रसाद जी करना चाहते हैं, क्योंकि आत्मकथा से जुड़ी हुई बातें कह रहे हैं कि यदि मैं अपने जीवन की सच्चाई को अभिव्यक्त करूं अपनी आत्मकथा में, तो उसमें मुझे ऐसे चित्रण भी करने होंगे जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। यह पद भी उसी ओर संकेत कर रहे हैं जो उसके जीवन की आंतरिक सुख है, जो उसके निजी जीवन से जुड़े हुए सुख हैं, जो उसके जीवन में मदमस्त करने वाले सुंदर क्षण थे, उन सब की ओर संकेत करना चाहते हैं। यदि मुझे अपनी आत्मकथा में सुंदर वर्णन करना भी पड़ा, तो मुझे उन स्थितियों का उन सब स्थितियों का वर्णन भी करना पड़ेगा जिसमें मेरी प्रियतमा के जो सुंदर लाल रंग के जो मधुर मुखमंडल था, उसकी मत वाली जो सुंदर छाया थी, जिसको देखकर मैं उस पर आकर्षित होता था, मोहित होता था, उन सब का चित्रण भी मुझे उसमें करना होगा। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी अर्थ प्रेम करने वाली, उषा प्रातःकाल, क्योंकि वह जो प्रियतमा थी जो मुझे अपने प्रेम के पाश में इस प्रकार बांध लेती, जिस प्रकार से प्रातःकालीन सूर्य आकाश में लालिमा लिए हुए होता है और संपूर्ण पृथ्वी को अपने प्रेम के पाश में बांधने का प्रयास करती है, ठीक उसी प्रकार से वह जो मेरी प्रियतमा थी निज सुहाग मधु माया में, कि वह अपने सौभाग्य को, अपने सुहाग को अर्थात अपने प्रिय को अर्थात मुझे अपने मधुर छाया में, मधुर माया के पाश में मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी, मुझे अपने बाहों पास में बांध लेती थी, अपने प्रेम के आगोश में मुझे ले लेती थी। उन सब का चित्रण भी मैं किस प्रकार से कर सकता हूं। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, क्योंकि उसकी स्मृति, उसकी जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, पाथे बनी, मेरे लिए एक मार्गदर्शक बनी, थके पथिक की पंथा की, जो मैं अपने जीवन रूपी पथ पर एक यात्री की बात, पथिक का अर्थ यात्री, कि मैं अपने जीवन रूपी पथ पर एक यात्री की भांति जो निरंतर आगे बढ़ रहा हूं, उस रास्ते की मेरे लिए वो एक सहायक बनी,
मुझ यात्री के लिए वो एक सहायता देने वाली बनी। अर्थात वह जो मुझे हमेशा निरंतर प्रेरित करने वाली थी, उन सब का चित्रण भी मुझे अपनी आत्मकथा में करना होगा। यहाँ कवि ये बताना चाहते हैं कि मेरे जीवन के जो सुखद क्षण है, जो सदैव मुझे रास्ता दिखाने वाले थे, मुझे मेरे पथ को प्रदर्शन करने वाले थे, उन सब की कहानी में मुझे उसमें सब कुछ बताना पड़ेगा। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, तो सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं जो जिन्होंने उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित किया, तो कहते हैं सीवन को, सीवन करते हैं सिलाई, कंथा यहाँ पर कथा भी हो सकता है, कथा के संदर्भ में भी है, और गुदड़ी के लिए भी हो सकता है, जो उसकी रिजाई गुदड़ी आदि है, जो उसके पास कंबल है, अर्थात जीवन के रहस्य जो सील रखे हैं। कवि कहते हैं क्या तुम वास्तव में मेरे जीवन की उस गुदड़ी को जिसमें बहुत अधिक रहस्य छुपे हुए हैं, उसकी सिलाई को उधेड़ कर देखना चाहते हो, उसको उखाड़ कर देखना चाहते हो, खोल कर देखना चाहते हो। अर्थात यदि मैंने आत्मकथा लिखने का प्रयास किया तो मुझे अपने जीवन की सच्चाई को, जो अभी तक छिपी हुई है, जिसमें मैंने अनेक कष्ट दुख भोगने का प्रयास किया और जिसमें मैंने अपने जीवन के लिए जो सुखद स्वप्न संजोने का प्रयास किया था, जो मुस्कुराकर मुझसे दूर ही चले गए, उनकी अभिव्यक्ति मैं कैसे कर पाऊंगा। इसलिए उस सीवन को, उस सिलाई को भी तुम मुझसे उखड़वाना चाहते हो, उस गुदड़ी के अंदर जो मेरे मन की सिलाई को, उसको देड़ कर आप देखना, तथ्यों को देखना चाहते हो, जो कि उचित नहीं है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सो ये मेरी मौन व्यथा। बहुत सुंदर पंक्तियां या कहना चाहते हैं, अंतिम 4 पंक्तियां हम पढ़ने जा रहे हैं। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, कवि बताना चाहते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि यदि मैं अपने जीवन की, जो मेरा छोटा सा जीवन है, मेरा जो जीवन छोटा सा, अर्थात मानव का जीवन मनुष्य को प्राप्त होता है वो तो छोटा होता है, तो कवि जयशंकर प्रसाद भी इसी ओर संकेत करना चाहते हैं कि मेरा जो जीवन है ये भी बहुत छोटा है, परंतु उसमें कथाएं निरंतर, असंख्य कथाएं भरी पड़ी हैं। कैसे उन सभी कथाओं को आज मैं आप सभी के सामने कह सकता हूं, क्या ये अच्छा नहीं? कवि कहते हैं कि इससे अच्छा तो यही होता कि मैं औरों की कथाएं सुनता रहूं और मैं स्वयं अपनी कथाएं नहीं कहूं, अपितु मैं मौन रहूं, मैं चुप ही रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, और अपने आत्मकथा को यहां पर इस पंक्ति में अपने आत्मकथा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरी आत्मकथा, तुम यदि मेरी पूरी बातें सुन भी लोगे, अर्थात अपने माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दे भी दोगी, कर भी दोगी, तो तुम मेरा क्या भला कर पाओगी, अर्थात मेरा कुछ भला होने वाला नहीं। यदि मैंने जीवन के समस्त रहस्यों को उद्घाटित कर दिया, मैंने अपने जीवन में कितने कष्ट दुख भोगने का प्रयास किया तो कह भी दिए, तो हे मेरी आत्मकथा तुम मुझे क्या प्रदान करोगे, क्या तुम मेरा भला कर पाओगी, अर्थात शायद नहीं। अभी समय भी नहीं थकी सोई मेरी मौन व्यथा। कवि अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि अभी, हे मेरी आत्मकथा, अभी वो समय नहीं आया है जिस समय के अंतराल में मुझे अपना सब कुछ अभिव्यक्त करना है। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट कह दूं कि मेरी जो व्यथा है, मेरी जो कहानी है, वो आज अभी तक सोई पड़ी है, अभी वो मौन है, चुप है, अर्थात उसमें अभी अभिव्यक्ति पक्ष मजबूत नहीं हुआ है, वो अपनी बातें अभी कहना नहीं चाहती, वो अभी वो शांत है, अपनी पूरी बातें वो कह करके अभी किसी और को कष्ट देने का प्रयास नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं स्वयं अभी दुखी हूं, कष्टों को भुला नहीं पाया हूं, अभी तो उन्हीं कष्टों के सारे अपना जीवन जी रहा हूं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि दूसरे मेरे सुख दुख को सुनने की अपेक्षा मैं औरों के सुनता रहूं, अर्थात दूसरों के दुखों को सुनकर के उनको सुख देने का प्रयास करूं। यदि मैं स्वयं एक अपने दुखों को व्यक्त करने का प्रयास करूंगा तो लोग मेरी व्यथा को सुनकर के स्वयं या तो व्यथित होंगे या मेरा मजाक उड़ाने का प्रयास करेंगे, जो कि उचित नहीं है। इसलिए मैं अपने अभावों, अपने कष्टों को चंद शब्दों की सुंदर व्यक्ति देना नहीं चाहता, किसी प्रकार से प्रकट नहीं करना चाहता। इस अंतिम पद में भी प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो काव्य सौंदर्य के यदि शिल्प की हम बात करें तो प्रश्न अलंकार है, प्रश्न पूछने का प्रयास किया। यहां पर आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह जो लगा हुआ है, प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। और व्यथा शब्द के आधार पर हम यदि बात करें तो बता दें यहां पर मानवीकरण अलंकार है, मौन व्यथा यहां पर मानवीकरण अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा पूरी कविता में ही है, कई बहुत अधिक स्थानों पे अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। जैसे कि हम मेरी मौन में यहाँ पर मैं क्या वृत्ति है, मैं मौन में यहाँ पर मैं क्या वृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और भाषा का सहज सुंदर सरल भावानुकूल भाषा के कवि ने प्रयोग किया है यहाँ पर, और संबोधन और वर्णनात्मक सुंदर शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इस तरीके से कवि
जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथ्य नामक कविता में अपने जीवन की आत्मकथा को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे थे। यह आपने सुना। इस कविता को आप गहराई में और जानने समझें, और अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्नों की बात करेंगे। और इससे पहले भी मैंने अपने YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पे पाठ्यक्रम पर आधारित अनेक वीडियो डालने का प्रयास किया। जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको मैं, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कभी कभी कमेंट भी कर दिया करें। यदि कोई आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होगा और निरंतर मैं अच्छा प्रयास करने की कोशिश करूंगा। आप सभी का धन्यवाद।